आप सभी दोस्तों को हरियाणा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं बहुत अच्छा हूं, आशा करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। स्टार IQ यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। आज हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य पे आप सभी दोस्तों के लिए मेरी तरफ से एक छोटी सी कविता, क्या कि मर्द मुछेले यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे। हरियाणा की विशेषता है ये तो, मर्द मुछेले यहाँ के छोरे, गले तबीजी काले डोरे, सिर पर पगड़ी पेंचों वाली, सुना सभी ने जाना, यो मेरा हरियाणा, यो मेरा हरियाणा। अरे घाघरे घूंघट वाली बीर, पनघट से भर लावे नीर, घाघरे घूंघट वाली बीर, पनघट से भर लावे नीर, मार मंडासा खेत कमावे, भेस पहन मर्दाना, यो मेरा हरियाणा, यो मेरा हरियाणा। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम लोग इतने प्यारे राज्य के अंदर हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं की भी बहुत बहुत कमी है। शुक्रगुजार हैं भगवान के, क्योंकि अन्य राज्यों के मुकाबले देखा जाए तो प्राकृतिक आपदाएं इस राज्य में काफ़ी हद तक कम है। जमीन भी बहुत हद तक उपजाऊ है, लगभग सारी चीज़ों की उपलब्धता भी है, राष्ट्रीय राजधानी के भी हम लोग बहुत ज़्यादा पास में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे प्यारे हरियाणा राज्य के करंट अफेयर, 1 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कर लेना। मैंने पूरे अक्टूबर महीने का करंट अफेयर का आपको वीडियो दे दिया है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, टोटल 111 के आसपास क्वेश्चन है, तो आप उन्हें जरूर देख लीजिएगा। छोटा ही वीडियो है, कोई ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं है। आज की वीडियो का लेंथ हल्का सा लंबा जा सकता है, क्योंकि आज थोड़े डेटा ज़्यादा है। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे कई सारे डेटा हैं और वो सारे डेटा आपको याद करने पड़ेंगे। इन्हें आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे उतावले मत होइएगा कि जल्दी कर दो जल्दी कर दो, ज़्यादा जल्दबाजी में बहुत सारी चीज़ों का हम लोग नुकसान कर बैठते हैं। तो प्लीज़ बड़े ध्यान से समझिएगा। मैंने बड़ी मेहनत से इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है, कई सारे आंकड़े हैं, मुझे इसी वजह से आज थोड़ा टाइम भी लग गया है, ठीक है। अगर आप फेसबुक चलाते हैं तो मेरा फेसबुक पेज स्टार IQ एजुकेशन जो है उसे भी आप लाइक कर देना। आगे बढ़ता हूं मैं, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 संकट के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए कौन सा पुरस्कार जीता। ये क्वेश्चन भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। इस क्वेश्चन का सही आंसर था स्कॉच गोल्ड अवार्ड। बहुत सारे बच्चों ने इसका विस्तार से जवाब दिया। आगे बढ़ता हूं और आज का पहला क्वेश्चन सर्वाधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे आंकड़े हैं इसी क्वेश्चन के अंदर। 1969 से 70 के बाद से हरियाणा की अर्थव्यवस्था कृषि से किस पे शिफ्ट हो गई है, ब्लैंक्स खाली स्थान किस पे शिफ्ट हो गई है। मतलब इस कहने का मतलब, इस क्वेश्चन के कहने का अर्थ यह है कि जब हरियाणा बना था, मतलब 1969-70 के दौरान हरियाणा की अर्थव्यवस्था जो थी ना, वो फोकस थी किस पे, कृषि पे थी, एग्रीकल्चर सेक्टर पे थी। लेकिन अब वर्तमान में जब बात कर रहे हो हम लोग 2019-20 की बात कर रहे हैं, तब जब ये आंकड़ा है ये किस पे शिफ्ट हो गया है, एग्रीकल्चर से। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है, एक तो सर्विस सेक्टर दिया है, एक इंडस्ट्रीज दी है, एक ऑप्शन दिया है IT, एक ऑप्शन दिया है ऑटोमोबाइल। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सर्विस सेक्टर पे जो है हमारी अभी वर्तमान की जो इकोनॉमी है या अर्थव्यवस्था है वो शिफ्ट हो गई है। सर्विस सेक्टर का मतलब, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो एक टाइप की सर्विस है, बैंक हमें सर्विस देता है, रेलवे हमें सर्विस देता है, इंटरनेट हमें सर्विस देता है। तो ये सारी सर्विसेज पे हमारा जो अर्थव्यवस्था है या इकोनॉमी है वो धीरे धीरे ट्रांसफर हो चुकी है। ये जो आपको फोटो दिख रही है ना, ये फोटो है हमारे हरियाणा के साइबर सिटी की, यानी कि गुरुग्राम की, जिसका 18 लाख वर्ग फीट एरिया जो है ना, अमेरिका के या यूं कहिएगा एरिया बैंक ऑफ अमेरिका जैसी बड़ी विदेशी कंपनियां जो है उनके लीज पे है। इसी वजह से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे जो है वो बढ़ भी रही है। हम लोग साइबर सिटी गुरुग्राम को ही कहते हैं और ये एरिया है कहाँ का, NH8 के पास 25 लाख वर्ग फीट में साइबर सिटी पूरी की पूरी स्थित है, आपकी NH8 के आसपास के इलाके में। चलिए अब आंकड़ों की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि एक लाइन आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे 1969-70 में राज्य की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान था कृषि का। कितना था सर, 60.7% था एग्रीकल्चर का। अच्छा सर, सर्विस सेक्टर का कितना था, 21.7% था सर्विस सेक्टर का। अच्छा इंडस्ट्रीज का कितना था सर, तो 17.6% इंडस्ट्रीज का था। यहां से आपसे इंडिविजुअल क्वेश्चन बन सकते हैं कि 1969-70 में अर्थव्यवस्था कृषि की कितनी थी, योगदान अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान कितना, सर्विस सेक्टर का कितना और इंडस्ट्रीज का कितना, याद रखिएगा।
लेकिन अब की बात कर रहा हूं मैं तो एग्रीकल्चर का आंकड़ा देख रहे हो तो कितना है 16.6%, इंडस्ट्रीज का आंकड़ा देखें तो कितना है 32.8%, और सर्विस सेक्टर जो कि अब वर्तमान में सबसे ज्यादा हो गया है 50.6%, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा हो चुका है किसका, सर्विस सेक्टर का। जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब हरियाणा में 1212 बड़े उद्योग थे, लेकिन अब जो है वो 7000 से भी ज्यादा जा चुके हैं, और अगर ये पैंडेमिक ना आती तो हो सकता है ये 8000 के आसपास पहुंच भी जाते। छोटे उद्योगों की बात करूं मैं, जैसे छोटे मझले उद्योग, जैसे वो एमएसएमई उद्योग होते हैं आपके, वो आपके 4500 से 1 लाख के आसपास है, ठीक है, मतलब 4500 से, उस टाइम 4500 थे, अब 1 लाख के भी पार हो चुके हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, मैं बात करता हूं पर्टिकुलर जिलों की, जैसे पानीपत की बात करें तो पानीपत फेमस है अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, गुरुग्राम फेमस है अपनी ऑटो या आईटी सेक्टर के लिए। तो हमने धीरे धीरे इन सभी में, चाहे ये कोरोना का टाइम फिर भी क्यों ना हो, हमने धीरे धीरे इसमें भी आगे बढ़ते गए थे। अगर मैं बात करता हूं सितंबर 2019 की और उसको कंपेयर करूं सितंबर 2019 को, तो इस बार सितंबर 2020 में पिछले साल के मुकाबले 15% ज्यादा जीएसटी आया है, गुड्स सर्विस टैक्स जो है जीएसटी, जो कि 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू किया गया था, ठीक है। इसका नाम उस टाइम पे, इसे लागू करते टाइम कहा गया था गुड्स सिंपल टैक्स, लेकिन इसका एक्चुअल फुल फॉर्म क्या है, गुड्स सर्विसेज टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है एक प्रकार का। ये किसी रोज आपको मैं इकोनॉमी का एक डिटेल लेक्चर लेके आपको समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जीएसटी कैसे काम करता है। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं ग्रोथ रेट की, तो देखो ग्रोथ रेट में हरियाणा चौथे स्थान पे है, मतलब देश की जीडीपी में राज्य का 4.07% योगदान है, और हरियाणा देश की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये लाइन आपके लिए इंडिविजुअल अलग से क्वेश्चन बना देगी, मैंने देखो यहां से अलग अलग क्वेश्चन ना बना के एक ही के अंदर क्वेश्चन रख दिया है, तो आप प्लीज ये आंकड़ों को याद रखिएगा, समझिएगा। अगले बात पे जाते हैं, आईटी सेक्टर की बात करता हूं यहां से मैं, तो हमारे भारत में देखो पूरा आईटी सेक्टर ग्रोथ कर रहा है 7.7% की दर से, लेकिन हमारे हरियाणा का ग्रोथ रेट है पूरे भारत से भी ज्यादा ही है, 8.4% का है, ठीक है। और ग्रोथ रेट 7.7 का है देश में, तो हरियाणा का कितना है 8.4%। हरियाणा में तकरीबन 60,000 करोड़ जो है उसका निर्यात भी होता है, ठीक है, हरियाणा से तकरीबन, और इसमें 25,000 करोड़ आईटी और बीपीओ सेक्टर से है, यानी कि जो कॉल सेंटर वगैरह कंपनियां, वहां से बात होती है। दूसरी बात है कि गुरुग्राम की बात करूं, जिसका पुराना नाम गुड़गांव था, इस सेक्टर का सफर 11,000 करोड़ से तो शुरू हुआ था, लेकिन वर्तमान में 50,000 करोड़ तक पहुंच गया। अगर आप मुझसे पूछे ना कि वर्तमान समय में जब हमारा हरियाणा बना था 1966 से लेके अब तक जो है सबसे ज्यादा, या अब वर्तमान में सबसे ज्यादा ग्रो कौन सा जिला हुआ है, तो आपका आंसर तुरंत जाना चाहिए, गुरुग्राम आंसर जाना चाहिए आपका। जैसे गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये दुनिया की तमाम बड़ी कंपनियां है ना, इन्हीं के सेक्टर जो है या इनके ऑफिस जो है ना वो गुरुग्राम में है, तो क्यों ना ये आगे जाएगा। 400 दिग्गज कंपनियां, ऐसी बड़ी बड़ी आईटी सेक्टर की कंपनियां, इनके ऑफिस गुरुग्राम में है। एक इंपॉर्टेंट बात, 2000 स्टार्टअप चल रहे हैं गुरुग्राम में, इनमें 250 से ज्यादा जो है पूरे देश भर के अंदर बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंडिगो एयरलाइंस का एग्जांपल ले लो, उसका हेडक्वार्टर भी तो कहां पे है, गुरुग्राम में ही तो है। तो जहां पे आपके बहुत सारे कंपनियां हो और आवाजाही हो विदेशियों की, तो अपने आप तो इकोनॉमी तो ग्रो होगी ही होगी। अगर मैं बात करता हूं ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का, अप्रैल मई के दौरान तो ये सेक्टर लगभग 0 के आसपास ही पहुंच गया था, क्योंकि उस दौरान तो इंडिया के अंदर बिल्कुल टाइट लॉकडाउन था, और वहां पे मतलब लोग फिर घर से बाहर निकल ही नहीं रहे थे, भय ही इतना ज्यादा था कुछ तो, और कुछ लॉकडाउन भी था। तो लेकिन बात करूं मैं 2019 सितंबर की, ठीक है, ये आंकड़े सारे सितंबर 2020 तक के हैं, ठीक है। तो सितंबर 2019 तक के आंकड़ों की बात करें और उसको कंपेयर करो अगर आप 2020 सितंबर तक के, ठीक है, तो इंक्रीमेंट ही दिख रहा है किसके अंदर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर। कितना सर इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है, तकरीबन 26.5% या 26.45% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो ये एक अच्छी बात है। हरियाणा के अंदर जो है 33% मैन्युफैक्चरिंग होती है। अगर मैं वैसे इंडिविजुअली बात करूं ना तो 52% क्रेन की होती है, 50% कारों की। ये क्वेश्चन अलग से इंपॉर्टेंट है कि हरियाणा में ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, ऑटोमोबाइल में कार की होती है, आधे से ज्यादा या आधे के आसपास, और टू व्हीलर की होती है तकरीबन 33%। अच्छा, हरियाणा में तकरीबन 1200 ऑटो पार्ट्स यूनिट है। इसका मतलब क्या, जैसे हमारे बाइक है उसका पिस्टन हो गया, चेन हो गई है, ऑटो पार्ट्स बोलते हैं इनको हम लोग।
ऑटो सेक्टर में 50% मारुति के पास है, क्योंकि मारुति अपने आप में बहुत ही फेमस है, काफी पुराना उद्योग है। कमेंट में बताइए मारुति उद्योग की स्थापना हरियाणा में कब हुई थी और इसके सीईओ का नाम भी क्या है, ठीक है, बताइए कमेंट में। और कहां की कंपनी है मारुति के साथ में सुजुकी जो मिली हुई है वो, ठीक है। और इनका मर्जर भी कब हुआ था बताइए थोड़ा विस्तार से, काफी हद तक इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी है मैंने ये। अच्छा, ये गुरुग्राम के अंदर ही आपका प्लांट है, यहाँ पे गुरुग्राम के मानेसर के अंदर ही है, हालांकि इसकी शिफ्टिंग की बात जरूर चल रही है, ठीक है। सितंबर 2019 में जो है वो 12,71,94 कारें बिकी थी, इनमें हरियाणा में 62% बनी थी। सितंबर 2020 में 28.92% ज्यादा हुई, ठीक है, जिसमें से हरियाणा में जो है वो 69% कारें बनी और 76% जो है वो एक्सपोर्ट हुई है। अगर अब मैं बात करता हूं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की, तो वैसे तो देखिएगा हमारा ध्यान चाइना से हट रहा है, क्योंकि भारत और चीन दोनों के बीच में बॉर्डर के ऊपर हल्की फुल्की LAC के ऊपर जो है वो लड़ाई हुई। उसके बाद में धीरे धीरे हमने तकरीबन 224 चाइनीज एप्लीकेशन को, टिकटॉक समेत एप्लीकेशन को जो है वो बैन कर दिया। ऐसे ही धीरे धीरे चाइना के सामान को हम लोग बायकॉट कर रहे हैं, नहीं मंगवा रहे हैं, तो हरियाणा की डिमांड बढ़ने लगी। किसकी? टेक्सटाइल की। अगर मैं बात करता हूं पूरे देश की अर्थव्यवस्था का, तो तकरीबन 14% योगदान जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का ही है, और इसमें से पानीपत का हिस्सेदारी तकरीबन 15% है। आप ये मान के चलिए कितना इंपॉर्टेंट बात है। पानीपत से तकरीबन 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। कहां होता है? अमेरिका में, यूरोपीय देशों में होता है। और ये अमेरिका और यूरोपीय देशों में होने वाला जो एक्सपोर्ट है वो कितना परसेंट है? तकरीबन 3% है ये। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात है कि कोरोना काल के दौरान चाइना से हमारा भरोसा कम हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि फायदा हुआ पानीपत को। कैसे फायदा हुआ? कि एक्सपोर्ट 1% बढ़ गया, पहले 3% होता था, अब 4% हो गया। अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते तो आपको याद भी होगा, मैंने एक दिन क्वेश्चन भी बनाया था। मतलब 3,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, इसलिए इंडस्ट्रीज में एकदम से उछाल आया। इसके कारण पानीपत के इस कारोबार में तकरीबन 25% का ओवरऑल ग्रोथ जो है वो दर्ज किया गया था। जिस पंजाब से अलग होके खुद की पहचान के लिए हरियाणा लड़ा था, अब उसी को पछाड़ दिया है हरियाणा ने। धान की उपज 7 गुना और गेहूं की उपज कितने गुना तक बढ़ी है? देखिएगा, हमारा हरियाणा बना था प्यारे बच्चों 1 नवंबर को, 1 नवंबर 1966 को। आपसे एक मेरा छोटा सा बहुत ही आसान सा सवाल है कि आज हरियाणा का हम लोग कौन सा दिवस मना रहे हैं? हालांकि बहुत आसान है, आपको ईयर ही तो काउंट करने हैं इसमें। तो देखिएगा, जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, देखिएगा दो भाई जब कभी अलग होते हैं तो अपनी पहचान उन्हें बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप भी अपने समाज में, घर परिवार में देखते होंगे, जब किसी से अलग हुआ जाता है, अपने भाई वगैरह से, अपना नया अलग घर बनाया जाता है, तो अपनी पहचान बनाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, अपने आप को स्टेबल करने में भी टाइम लग जाता है, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा के साथ हुआ था। हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। हरियाणा राज्य के ज़्यादातर जिले भी जो हैं वो राजस्थान से टच हो रहे हैं, तो भूमि भी बंजर है। इस वजह से कृषि का जो यूँ कहिएगा क्षेत्र है वो भी इतने अच्छे से पॉसिबल नहीं है, पानी वगैरह की सुविधा नहीं है। लेकिन हम लोगों ने धीरे धीरे मेहनत की, नदियों से, नहरों का पानी जो है वो आता गया और हमारे हरियाणा की जो ग्रोथ है ना वो बढ़ती गई। अब देखिएगा, धान की उपज पंजाब के मुकाबले 7 गुना तक बढ़ गई है हरियाणा के अंदर, और गेहूं की उपज जो है वो पंजाब के मुकाबले 3.5 टाइम्स यानी कि 3.5 गुना जो है वो इंक्रीज हो गई है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा में बागवानी और सब्जियां जो है ना, इनका इजाफा भी हुआ है, इनके उत्पादन में भी इजाफा हुआ है। इसमें भी हम लोग पंजाब से आगे गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा यूँ कहिएगा आप लोग बदलाव कब आया था? जब हरियाणा के अंदर जो है वो नदियों का पानी जो है वो नहरों के अंदर लाया गया था, और नहरों से क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह तक भेजा गया था। 1971 से 73 के दौरान इनमें सबसे बड़ा एक टर्न देखने को हमें मिला था। अच्छा, उसके बाद में 1985 और 90 के अंदर लोगों को महसूस हुआ कि यार केवल खेती पे तो डिपेंड रह के इतना डेवलपमेंट नहीं हो सकता, तो क्यों ना इंडस्ट्रीज की तरफ यानी कि बिजनेस ही किया जाए। तो लोगों ने बिजनेस किया, और इस बिजनेस में 1985 के आसपास जो है पानीपत के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ऑटोमोबाइल सेक्टर की स्थापना हुई, और धीरे धीरे फिर हम लोग बढ़ते गए। ये ग्रोथ तो इतनी बड़ी, तो आज आप देख ही सकते हैं पंजाब और हरियाणा का कंपैरिजन करें तो 1966 का अगर आंकड़ा देखते तो 332 ही था केवल हरियाणा का, लेकिन उस टाइम पंजाब का था 570। आज आप देख रहे हो तो हरियाणा का आंकड़ा है 83, 16, 10 का, लेकिन पंजाब का आंकड़ा कितना है? 644, 326 का। मतलब 2015 से लेके 2020 के बीच में हरियाणा की जो ग्रोथ है ना वो
8.7% तक जो है इंक्रीज हुई है। और अगर पूरे देश की जीडीपी, अभी मैंने आपको बताया था 4.07% योगदान है पूरे भारत की जीडीपी में हरियाणा का। और एक मजे की बात है कि आने वाले टाइम में अगले साल में 9.3% होने की संभावना भी है। और अगली बात क्या है कि प्रति व्यक्ति आय, जब हमारा हरियाणा बना था उस टाइम पे तो केवल 608 रुपए थी, लेकिन आज अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कितना ज्यादा आपको दिख रहा है, 3298 24 रुपए का आंकड़ा दिख रहा है। पंजाब में आंकड़ा हरियाणा से कम है, 214600 का आंकड़ा है। और पूरे देश की प्रति व्यक्ति का आय का हिस्सा कितना है भाई, 1,35,000 का है। तो हरियाणा का इसमें सर्वाधिक है भाई, 3,29,824 का, पंजाब का 2,14,600 का है, और पूरे भारत का 1,35,000 का आंकड़ा है। ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, एग्रीकल्चर सेक्टर में 4% की दर से जो है ग्रोथ है। 1966 में पंजाब के पास 52 लाख हेक्टेयर और हरियाणा के पास तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर खेती जो है खेती करने लायक जमीन थी। वैसे ओवरऑल नहीं बता रहा मैं, खेती करने लायक जमीन बता रहा हूं यहां पे। लेकिन हरियाणा ने करीब 40% जमीन पर सिंचाई के साधन थे, इसलिए केवल 15 लाख हेक्टेयर पे ही ज्यादा फसलें होती थी। मतलब क्या, 100% पे जो है हमारे पास में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं थे। इस वजह से हम लोग जो है इस 35 लाख हेक्टेयर में से केवल 15 लाख हेक्टेयर पे ही फसलें उत्पादित कर सकते थे या अच्छी फसलें होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हरियाणा ने अपने कमजोरी को ताकत में बदला, नहरों का जाल बिछाया, ट्यूबवेल लगाई, सिंचाई की उपलब्धता करवाई, और 30 लाख हेक्टेयर से अधिक जमीन ऐसी है जिस पर 2 या 2 से अधिक फसलें हो रही है वर्तमान में। मतलब हम लोग जो है अपने 35 लाख हेक्टेयर के बहुत करीब पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, अगली बात करें तो 1966 में हरियाणा राज्य में 7,43,000 हेक्टेयर गेहूं का रकबा था। प्रति हेक्टेयर उत्पादन करीब 15 क्विंटल का होता था। लेकिन अब यह रकबा कितना हो गया है, 25 लाख हेक्टेयर को भी पार कर चुका है। और यह प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना होने लग गया, 48 क्विंटल तक का। सर कैसे बढ़ा? एक तो पानी की उपलब्धता बढ़ गई, एक दूसरा हम लोगों ने फर्टिलाइजर्स वगैरह भी यूज करना शुरू कर दिया। 1966 में 1,92,000 हेक्टेयर धान का रकबा था, और अब बढ़ के कितना हो गया, ये 13 लाख हेक्टेयर हो गया है। और 1966 में कपास की बात करें तो इसका रकबा था 1,80,000 हेक्टेयर का, अब बढ़ के 7 लाख हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। और एक मजे की बात, देश भर में 5वां स्थान है इसका भी। ठीक है बच्चा, चलिए अगली बात करते हैं। तो खेतों का औसत आकार जो है 2.25 हेक्टेयर है अब यहां पे, और देश का है 1.16 हेक्टेयर। हरियाणा को अन्न पात्र कहा जाता है, ये लाइन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में तकरीबन 4% की दर से ग्रोथ हो रही है खेती में। दूध उत्पादन में भी हम लोग आगे ही जा रहे हैं, हालांकि दूसरा नंबर है, पहला तो नहीं है। ठीक है, पहला किसका, पहला पंजाब का है। लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही अत्याधुनिक तरीके से काम हो रहा है। जैसे हिसार के अंदर रिसेंटली 8-9 आपकी जो है क्लोन तैयार किए गए हैं CIRB के अंदर। तो ऐसे धीरे धीरे जो है दूध उत्पादन को भी बढ़ाया जाएगा हरियाणा के अंदर। दूसरे देशों से हाथ से बने सामान की मांग हरियाणा की बात की जाए तो ये भी बहुत ज़्यादा, जैसे मैं बात करता हूँ पानीपत में होम फर्निशिंग आइटम्स है, कंबल हुए या चद्दर प्लांट हुआ या 3D बेडशीट प्लांट, धागे से बनने वाले स्पिनिंग मिल हुई, कपड़े को रिसाइकल कर धागा बनाने के प्लांट, कारपेट आदि का काम होता है। इनकी डिमांड दूसरे देशों में है। यहां सारा काम हाथ से और चरखे व चरखियों से होता है, तो हाथ से होने की वजह से यूरोपीय देश या अमेरिका के अंदर जो है इसकी बहुत डिमांड है। अगर मैं बात करूं यहां पे तो सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 1984-85 तक पानीपत में 384 औद्योगिक यूनिट रजिस्टर्ड थी, जिसमें से 7.66 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट था। अब ये 12,000 करोड़ का एक्सपोर्ट होता है और 90,000 करोड़ का डोमेस्टिक मार्केट है। 1990 के बाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी और ग्रोथ हुआ। अब जो आपका कंबल वगैरह जो है ना वो 60 प्लांट है, और 60 प्लांट और 45 से अधिक स्पिनिंग मिल है हरियाणा के अंदर। तो ये एक एक चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी प्यारे बच्चों। काफी हद तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पहले, और दूसरे आपके लिए थोड़े लेंथी जरूर है। एक एक लाइन पढ़ के आपको मैंने बताई है, तो प्लीज इन्हें अच्छे से याद करना, रिक्वेस्ट है आपसे। अब हरियाणा में औसतन कितने खिलाड़ी ओलंपिक में भाग लेते हैं? मतलब अब वर्तमान की बात करता हूं तो औसतन हरियाणा के अंदर कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ओलंपिक में भाग लेते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है औसतन 3 खिलाड़ी जो हैं वो ओलंपिक के अंदर भाग लेते हैं हरियाणा से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हरियाणा खेलों का भी हब बन चुका है।
हरियाणवी कुश्ती कबड्डी तक ही सीमित थे 2008-9 से पहले तक कहिएगा, लेकिन 2010 के बाद में क्या हुआ, और खेलों की तरफ भी धीरे धीरे रुझान बढ़ा, क्योंकि देश को कॉमनवेल्थ खेल की मेजबानी मिली थी और 17वें एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने 18 पदक जीते थे। ओलंपिक में भी जो है देश भर में 1 करोड़ की आबादी पर एक खिलाड़ी होता है औसतन, जबकि हरियाणा से औसतन 3 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं ओलंपिक के अंदर। ये औसतन की बात कर रहा हूं मैं, एवरेज, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि 3 ही खिलाड़ी भाग लेते हैं। हरियाणा अब तक ना देश भर को 21,918 अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुका है। 106 अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी भी देश को दिए हैं हरियाणा ने। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि पूरे भारत को, देश को 9 पदक भी जो है हरियाणा ओलंपिक के दिला चुका है, ठीक है, ओलंपियन मेडल दिला चुका है। साक्षी मलिक जैसे रिसेंट ही मेडल आया था, ये हरियाणा के रोहतक की मोखरा की रहने वाली है, कांस्य पदक इन्होंने जीता था, ठीक है। ओलंपिक और 80 एशियन और 83 कॉमनवेल्थ पदक अभी तक हरियाणा की तरफ से मिल चुके हैं भारत को, तो बहुत ही अच्छी बात है, उपलब्धि की बात है। हरियाणा राज्य में आशा वर्करों की नियुक्ति को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने नए मापदंड तय किए हैं। अब नए मापदंड के अनुसार उनकी योग्यता 12वीं की बजाय क्या होगी, तो 12वीं की बजाय अगर वो 10वीं पास भी होंगी तो भी चलेगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके अलावा जो है उनकी शैक्षणिक और उनके एक्सपीरियंस के आधार पे भी उन्हें प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। और इस नए मापदंड के चलते जिन भी आशा वर्कर का कार्यकाल 10 साल का हो चुका है या 10 वर्ष का पूरा हो चुका है, उन्हें 20,000 रुपए देके हटाया भी जा सकता है। आशा वर्कर की अधिकतम आयु 60 वर्ष तक निर्धारित की गई है। और एक इंपॉर्टेंट बात कि अगर अब वो आशा वर्कर है तो इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं कर सकेगी। लिखित सूचना के बिना 3 महीने से अधिक समय तक अगर वो एब्सेंट रहती है तो आशा वर्कर को जो है नोटिस मिलेगा और उनका तुरंत जो है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा काम से, ठीक है। तो नए नियम नई नियुक्ति पर ही लागू होंगे जब नियुक्ति होगी। ये घोषणा करी किसने है, हरियाणा राज्य के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने, ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा जी, दूसरी बात है कि यहाँ पे थोड़ी ये आपकी प्रेफरेंस जो है वो किसके आधार पे है, जैसे न्यूनतम तो क्या है कि 10वीं पास होना जरूरी है, लेकिन मेवात विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जैसे नूह और पलवल है, इन ब्लॉक के और हथीन के लिए जो है न्यूनतम योग्यता 8वीं है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी एजुकेशन कम है इस इलाके में। आयु सीमा 25 से 45 वर्ष के बीच में होगी और 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी 60 वर्ष की आयु होने पर सेवाएं जो है वो अपने आप समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। हाँ, कुछ प्रेफरेंस जैसे मैं बता रहा हूँ क्या मिलेगी, जैसे किसी ने स्नातक की हुई है या अधिक योग्यता है और ज्यादा है तो उनको 4 नंबर मिलेंगे। अच्छा, निवास स्थान के लिए भी अंक मिलेंगे, ठीक है। यदि आशा वर्कर उसी इलाके से है जहां कार्य करना है तो उसको 4 नंबर मिलेंगे। वे उप केंद्र को कवर करने वाले क्षेत्र से है तो 1 अंक मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई विधवा है या तलाकशुदा है या अविवाहित है, इनको मिलेंगे 2 नंबर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति व संचार कौशल के लिए जो है 4 नंबर मिलेंगे। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीजें डेटा याद कर लेना। 139 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी में फेल होने पर हरियाणा के शाहबाद शुगर मिल के एमडी रहे और पानीपत निगम कमिश्नर सुशील कुमार को किसने सस्पेंड कर दिया, तो इनको सस्पेंड किया है हरियाणा के मुख्य आयुक्त हैं जिनका नाम क्या है, विजय वर्धन। इन्होंने अभी हाल ही में इन्हें सस्पेंड कर दिया, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, सुशील कुमार। कारण तो 139 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी करने में ये फेल हो गए। इनसे नाराज चल रहे थे कौन, गृह मंत्री अनिल विज। उन्होंने ही इनकी सिफारिश की थी विजय वर्धन से कि पानीपत निगम के कमिश्नर कोई काम नहीं करते हैं। इसी कारण पिछले 6 महीने में सिर्फ 10 करोड़ से भी कम का, यानी कि सितंबर तक जो है 9.74 करोड़ रुपए ही आए हैं अभी तक, जबकि आने थे 139 करोड़ रुपए, ठीक है। तो इतना प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। ऐसे फिर कर्मचारियों को जो है वो पेंशन या कर्मचारियों को जो सैलरी है वो कहां से दी जाएगी, इसी वजह से इन्हें सस्पेंड कर दिया गया है वर्तमान में। आगे जाते हैं तो हरियाणा दिवस के मौके पर किस गांव में पशुओं की 2 दिवसीय सौंदर्य प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है, किस गांव के अंदर, ये गांव है अटेली के अंदर ताजपुर गांव, ठीक है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। अटेली का है ताजपुर गांव। अटेली आप सभी जानते ही हैं महेंद्रगढ़ के अंदर है और उसका ताजपुर गांव है। यहां पे जो है 2 दिवसीय सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए एक मेले का शुभारंभ किया है। किसने किया इसका उद्घाटन, हरियाणा के भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जिनका नाम है ओम प्रकाश धनखड़, ठीक है।
उन्होंने जो है इस मेले का उद्घाटन किया। ये कैटवॉक रैंप वॉक करती हुई भैंस, ठीक है, मतलब जैसे आपने इंसानों की रैंप वॉक देखी होगी वैसे भैंस की भी रैंप वॉक देखने को मिली है, ठीक है। इस प्रदर्शनी में 15 श्रेणियों में तकरीबन 800 पशुओं ने हिस्सा लिया, जिसमें भैंस है, झोटे हैं, घोड़े हैं, घोड़ी है, गाय हैं, इन सभी के कैटवॉक देखी गई थी, ठीक है। तो ये सौंदर्य प्रदर्शन का एक मेला था। इंपॉर्टेंट बात यहाँ से ये है कि हरियाणा जो है पशुधन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल और ब्राजील की टेक्निक को अपना रहा है। तो आपसे ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि हरियाणा जो है वो अपने पशुधन को बढ़ाने के लिए कौन से देशों की टेक्निक को अपना रहा है, इजराइल और ब्राजील जैसे देशों की। और हिसार के अंदर जो है वहां पे यूनिवर्सिटीज द्वारा जो है 8 से 9 क्लोन भी तैयार किए जा चुके हैं। अभी आपको मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाया भी था। सीमेन लैब भी हिसार में स्थापित हुई है। तो काफी ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं हम लोग, और आने वाले टाइम में हम लोग चाहते हैं पहले नंबर पे आया जाए हमारा नाम पंजाब के मुकाबले दूध उत्पादन में। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में वल्लभ भाई पटेल की 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अभी आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती या इसे एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर पे 31 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया है फरीदाबाद के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और इस प्रतिमा का अनावरण किया किसने? केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुज्जर, हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा और मेयर सुमन बाला ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। कहां पे किया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर फरीदाबाद के पटेल सभा ने सोहना रोड पे किया है, पटेल चौक पर 31 फुट की प्रतिमा का अनावरण, ठीक है। जिक्र फरीदाबाद का हुआ है तो फरीदाबाद के बारे में भी जान लेते हैं हम लोग, ठीक है। फरीदाबाद शहर की स्थापना 1607 में शेख फरीद ने की थी, इसी वजह से इसका नाम फरीदाबाद पड़ा है। इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं इसे हरियाणा का, ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद तेवतिया जाट सरदार गोपाल सिंह ने शहर पर हमला किया था, फरीदाबाद शहर पे, और उन्होंने फरीदाबाद के मुगल अधिकारी मुर्तिजा खान के साथ एक संधि की थी और परगना के चौधरी बन गए थे। फेमस यहाँ की बड़खल झील है, बाबा फरीद गुबंद है, सूरज कुंड बहुत ही ज्यादा फेमस है। अच्छा, इसी सरदार पटेल की 145वीं जयंती को ना गुरुग्राम, मेवात, पलवल यहाँ पे भी मनाया गया था। यहाँ पे पुलिस कर्मियों का जो है एकता, अखंडता और सुरक्षा की शपथ दिलवाई गई थी कमिश्नर के द्वारा, ठीक है। आप सभी को पता ही होगा कि भारत रत्न थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के गृह मंत्री भी रह चुके थे, भारत के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके थे, और इन्हीं की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हरियाणा में इसे सेलिब्रेट किया गया। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट किया है कि राज्य पर खालिस्तान की तर्ज पर, कौन से राज्य की तर्ज पर, हरियाणा में भी लव जिहाद का कानून बनेगा। तो अनिल विज ने ट्वीट करके कहा है कि जैसे जैसे यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है लव जिहाद पे कानून बना हुआ है, बिल्कुल वैसे वैसे जो है हरियाणा के अंदर भी जो है वो बनेगा लव जिहाद पे कानून। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है, ये ट्वीट किया है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने, ठीक है। तो ये बात याद रखिएगा। और ये क्यों ट्वीट किया है, क्यों बनेगा कानून, आप सभी को पता है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर हत्याकांड के बाद लव जिहाद का मामला जो है गरमाया है, इसी वजह से कानून बनाने तक की बात हुई है। जिक्र यूपी का हुआ है तो यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे। दूसरी बात है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ को कहा जाता है नवाबों का शहर कहते हैं इसे, ठीक है। और बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति से संबंध जो है वो लखनऊ का संबंध आप ऐसे याद कर सकते हैं, क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो आप सभी को पता ही है, खैर योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल का नाम क्या है? राज्यपाल का नाम है आनंदीबेन पटेल, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है जो कि गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। भारत में जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा इसी राज्य में होता है, यूपी में। गन्ने का उत्पादन भी सबसे ज्यादा यहीं पे ही होता है। भारत में गंगा नदी की लंबाई सर्वाधिक किस राज्य में है अगर आपसे पूछी जाए तो भी आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश के अंदर ही है, ठीक है। और इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया, तो ये क्वेश्चन भी एक छोटा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। सबसे बड़ा हाई कोर्ट अगर आपसे पूछे ना तो वो प्रयागराज के अंदर है, पहले मतलब इलाहाबाद के अंदर पढ़ते थे हम लोग इसे। देश भर में पहली बार किसी हैचरी में ब्रीडिंग का करिश्मा दिखाने वाले प्रख्यात मत्स्य पालन का क्या नाम है, जो अब हल्दी की खेती पर प्रयोग कर रहे हैं, जो कि कोरोना और अन्य गंभीर बीमारियों को मात देने में कारगर है। तो इनका नाम है सुल्तान सिंह, बी ऑप्शन सही है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि किसान कंवल सिंह का नाम प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था
स्वीट कॉर्न वगैरह की खेती के लिए। ठीक है, श्री भगवान सिंह फोगाट है, इन्होंने तो सुभाष चंद्र बोस से संबंधित जुड़े हुए हरियाणा में 600 से ज्यादा तथ्यों की बात की थी। ठीक है, तो इनका तो एक अलग क्वेश्चन बनता है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सुल्तान सिंह, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, पद्म श्री है सुल्तान सिंह। और ये कोशिश कर रहे हैं हल्दी पे जो है वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ताकि जो है आने वाले टाइम में थोड़ी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाया जा सके। आपको मैं बता देता हूं कि जो है ये क्या कर रहे हैं, हल्दी पे क्यों एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हल्दी में होता है कुरक्यूमिन होता है, हल्दी का रंग पीला भी इसी वजह से होता है। और दूसरी बात है, हल्दी में बहुत सारे एंटीऑक्साइड होते हैं, एंटीबायोटिक होते हैं, एंटीवायरल इसमें गुण होते हैं। इसी वजह से जो है ये शरीर में फ्री रेडिकल्स को हटाने में मदद करती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है। औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर, इसी वजह से ये हल्दी की खेती पर बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी बात, हल्दी की खेती को कोई पशु वगैरह भी खाते नहीं है, तो इसको करना थोड़ा आसान भी माना जाता है। करनाल से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर जो है बुटाना के अंदर पद्म श्री सुल्तान सिंह जो है ये एक विशेष हैचरी का भी इन्होंने काम किया था, जहां पे बहुत लंबे टाइम से ये मत्स्य पालन का काम कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है, इन्होंने चीतल मछली जो है उसकी ब्रीडिंग का करिश्मा भी किया था, मैंने आपको पढ़ाया भी था अगर आपको याद है तो जुलाई के करंट अफेयर के अंदर। चीतल मछली जनरली नॉर्मल जगह पे नहीं होती है, वो चलते पानी में ही होती है, लेकिन इन्होंने जो है प्राकृतिक माहौल बना के और उसकी ब्रीडिंग की थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने इमेज जारी करते हुए कहा है कि हरियाणा और पंजाब में 25 अक्टूबर के बाद प्रदूषण का लेवल एकदम से चिंताजनक होने लगा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतनी बड़ी एजेंसी, इस एजेंसी का नाम है नासा, अमेरिका की एजेंसी है स्पेस एजेंसी नासा, और ये हरियाणा और पंजाब की प्रदूषण स्थिति की जो रिपोर्ट है वो जारी की है। ये जो ऑरेंज डॉट दिखा रहे हैं यही कहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का जो प्रदूषण का लेवल है वो पिछले 7 से 8 दिनों में बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, मतलब यूं कहिएगा कि वो एक चिंताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। जिक्र कर रहे हैं हम लोग नासा का, तो नासा का फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए, तब तक आपको मैं बताता हूं कि इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसकी स्थापना की किसने थी? ड्वाइट डी ने की थी। और इसकी स्थापना हुई कब थी? 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। ठीक है, ये आपके जो ऑप्शन में जैसे इसरो है ना, इसरो हमारे इंडिया की एजेंसी है, जाक्सा है वो जापान की एजेंसी है, और नासा जो है वो नासा हमारे अमेरिका की एजेंसी है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन क्या रहेंगे? आपके लिए क्वेश्चन है कि कुरुक्षेत्र की किस बेटी को अमेरिका के महिला क्लब द्वारा अंतरराष्ट्रीय बालिका एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? रिया को, सुनैना को, मोनिका को, अनुराधा को। बताइए विस्तार से क्यों किया गया सम्मानित। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मैंने बड़े ही आराम से, प्यार से एक एक लाइनें आपको समझाई है। काफी हद तक इस लेक्चर में इंपॉर्टेंट डेटा थे। फिर कह रहा हूं कि कॉपी पे लिखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर हाजिर होता हूं लेटेस्ट अपडेट के लिए। आज माफ करिएगा वीडियो लेट था और मुझे ये डेटा कलेक्ट करने में ही टाइम लग गया था, तो धन्यवाद।